गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी पॉलिटी क्लास को अपने एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ाएंगे। वो नया चैप्टर जैसे आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, इसकी बात हो रही है स्थानीय सुशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय सुशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारत के जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान है, उसके कुछ सबसे रोचक चैप्टर्स में से एक चैप्टर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस स्थानीय सुशासन को कितने रूप होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसको समझने से पहले हमें ये समझना बड़ा आवश्यक है कि आखिर ये स्थानीय सुशासन है क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। फिर हम आएंगे इसके कौन कौन से रूप है, फिर इनके दोनों कितने प्रकार हैं, जितने प्रकार हैं उन सारे प्रकारों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या इसका हिस्ट्री है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट में इसकी स्थिति है और क्या इसका फ्यूचर होगा, इन सबको एक विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो बिफोर दैट कि वी एंटरिंग इन द चैप्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे पहले हमें अपने स्थानीय सुशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझना है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्थानीय स्वशासन। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर, स्थानीय स्वशासन की प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से है या उस सिस्टम से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पूरा किया जाता है, या यूं कहें कि उनको अपने कार्यों के लिए, कि वे अपने काम स्वयं कर सकें, उसके लिए उनको सक्षम बनाया जाता है, डिपेंडेबल बनाया जाता है। ठीक, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि जो भारत में शासन का स्तर है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको सबसे निचले स्तर तक लेकर जाना। ठीक, स्थानीय, फिर से आप सुन लीजिए सरल शब्दों में, फिर हम आगे आएंगे। भाई, स्थानीय सुशासन का मतलब क्या हुआ? उस सिस्टम से है जिसमें इस देश के, इस व्यवस्था में जो सबसे निचले स्तर के भी लोग हैं, वहां तक इस लोकतांत्रिक पद्धति को हम पहुंचा सकें। ठीक, यानी कि लोग, एक और सरल भाषा में बोले कि लोगों को उस न्यूनतम स्तर पर, उस लोकल स्तर पर इतना सक्षम बना दिया जाए कि वे अपने कार्यों को करने के लिए स्वयं सक्षम हो सके, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। तो कैसे लोगों को सक्षम बनाया जाएगा निचले स्तर तक भारत में? क्या वो स्वरूप है, क्या वो स्ट्रक्चर है जिसमें भारत में जो है निचले स्तर तक लोगों को सक्षम बना दिया जाए, वह अपने कार्य स्वयं कर सके? इस पर थोड़ा सा जो है हम एक विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो क्या है ये सिस्टम? तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भाई सिस्टम, प्रणाली तो समझ ली है ना कि क्या है कि भाई इसकी परिभाषा क्या है, क्या इसका अर्थ होता है ना। लेकिन कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। तो कैसे बनाया जाएगा इसको समझने से पहले ये समझना आवश्यक है कि स्थानीय सुशासन किन सरकारों की बात हो रही है, कौन से सिस्टम की बात हो रही है। देखिए, स्थानीय सुशासन में दो प्रकार की सरकारें आती हैं। एक हमारी ग्राम पंचायत और एक हमारी शहरी स्थानीय निकाय। फर्स्ट वन इज अवर ग्राम पंचायत, या जिसको आप ग्राम पंचायत बिना बोलिए अधूरा होगा ये शब्द, पंचायती राज बोलिए। ठीक, ग्राम पंचायत तो सिस्टम अधूरा हो गया, पंचायती राज। ठीक, ग्राम पंचायत तो पंचायती राज का एक भाग है, अब इसको देखेंगे। पंचायती राज। दूसरा है शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज।
देखिए, भारत जो है वो दो भागों में विभक्त है। एक शहरी भारत, एक ग्रामीण भारत, है ना। तकरीबन 31% जनसंख्या भारत की शहरों में निवास करती है और 69% के अप्रॉक्स जो है, 68 to 69, थोड़ा सा 1% 2% वेरी करेगा, जनसंख्या जो है वह गांव में निवास करती है। मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर बताया, मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट्स बताया था तो मैंने स्टेट की डेफिनेशन दी थी। राज्य अर्थात सरकार कौन कौन सी होती है, तो हमने चर्चा की थी राज्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, किन किन तत्वों से बनकर एक राज्य बनता है। केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार, यानी कि आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार है, एवं राज्य विधानमंडल, स्थानीय सुशासन यानी कि ग्राम पंचायतें और अर्बन लोकल बॉडीज, और फिर अन्य सरकारी प्राधिकरण, अथॉरिटीज और जो भी सरकार की इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर उनको जो अथॉरिटीज है जिनको अपना स्वयं से कुछ कानून बनाने का अधिकार है, वो सब शासन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ लिया है ना, कैसे पार्लियामेंट होती है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। हमने स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल को समझ लिया, गवर्नर को समझ लिया, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को समझ लिया, मुख्यमंत्री उनके मंत्री परिषद को समझ लिया, इसी प्रकार केंद्र में सबको समझ लिया। आज बारी है उस शासन के तीसरे स्तर के स्थानीय सुशासन। तो जैसे मैंने बताया कि भारत दो भागों में है, एक ग्रामीण भारत, एक शहरी भारत। ठीक, तो देखिए ऊपरी स्तर पर कोई काम करने हो, है ना, देखते हैं इसका रोल क्या है। क्यों मैंने आपसे जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य, उस लाइन को समझिएगा और अब इससे कोरिलेट करिएगा। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पूरा किया जाता है, अर्थात लोगों को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वे स्वयं अपने कार्यों को कर सकें। देखिए, जैसे केंद्र सरकार और सांसद का कार्य क्या है, देखिए बड़े बड़े पॉलिसी फॉर्मेशन, है ना, देश में रक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, है ना। वर्तमान में चीन से हमारा क्लैश है, पाकिस्तान से भी है, तो कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट है डिफेंस के लिए, तो ये काम केंद्र सरकार तक की बड़े काम, है ना। हमको S-400 चाहिए, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चाहिए, है ना, डिफेंस सिस्टम, वो आ गया। हमको जो है आपका रडार को पकड़ने के लिए आवाज की जरूरत है, तो हमने इजराइल से ले लिया। ठीक, हमें फाइटर प्लेन्स की जरूरत है, तो हमने राफेल लिए मॉडर्न। ठीक, हमें और कौन से टैंक्स चाहिए, हमें और कौन सी मिसाइल्स चाहिए, ठीक, हम और क्या विकसित कर सकते हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ये ठीक देश में आ जाते हैं कि व्यापारियों के लिए GST लागू होना चाहिए, नहीं, ये नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रेन कैसी और अच्छी की जाए, बुलेट ट्रेन चलाई जाए, प्लेन को कैसे आसान किया जाए, हवाई यात्रा उड़ान योजना। ठीक, तो ये सब बड़े कार्य जो है वो केंद्र सरकार के। राज्य के स्तर पर राज्य वो कार्य करता है, शिक्षा, है ना, एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, 10th 12th कैसे हो, है ना। जैसे अभी देखिए कोविड पेंडेमिक में क्या 12th के पेपर कराए जाने चाहिए, सेंट्रल ने डिसाइड किया CBSE और ICSE के लिए, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड है, एग्जाम नहीं होंगे, अब स्टेट बोर्ड अपने अपने चुनेंगे। तो आज ही निर्णय आया कि भाई उत्तर प्रदेश में भी जो है वो 12th के एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। 10th के तो पहले ही कैंसिल हो गए थे, 12th के कोविड पेंडेमिक को देखते हुए। तो कैसे रिजल्ट आएगा, प्री बोर्ड पर आएगा, क्या आएगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो ये स्टेट का काम है, यानी कि राज्य सरकार को बता रहा है। तो भाई इनका क्या काम है, देखिए अब इसके अलावा जो कार्य बचते हैं निचले स्तर के कार्य, निचले स्तर से मतलब कोई घृणित कार्य की बात नहीं हो रही, ठीक, निचले स्तर का मतलब होता है छोटे छोटे कार्य होते हैं। जैसे गांव में कच्ची सड़क है, ठीक, उस पर खड़ंजा बिठना, ईटा, या उसको पक्का करना, पिच करना, तो ये गांव स्तर पे ही हो जाए। इसके लिए विधायक या सांसदों का जो है डिपेंडेंसी ना रहे गांव के लोगों की।
गांव में सिंचाई की व्यवस्था है, गांव में नलकूप की व्यवस्था है, ठीक। शहरों में आ जाइए, शहरों में गलियों का निर्माण होना है, ठीक। गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगनी है, शहरों में स्ट्रीट लाइट लगनी है, ठीक। सीवर की एक समस्या है, जलकल की एक समस्या है ना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की एक समस्या है, पार्कों का सुंदरीकरण होना चाहिए, साफ सफाई जो है सही ठीक समय पर हो, नगर निगम के जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी हो समय पर आए, सीवर बिल्कुल सही हो, लाइनें स्वच्छ पड़ी हो, ठीक। पानी की समुचित व्यवस्था हो, ठीक है। जो हेल्थ सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के जो वार्ड में आते हैं उसको पार्षद के लेवल पर देख लीजिए। तो ये छोटे छोटे काम शहरों और गांवों में खुद जो है वहां के जो है गांव के या शहर के जो लोग हैं वो छोटे छोटे कामों को अपने स्तर पर कर सके, यही है स्थानीय सुशासन, ठीक। अब इसके दो रूप हैं, मैंने आपको बताया, एक पंचायती राज सिस्टम, एक अर्बन लोकल बॉडी। पंचायती राज से मतलब है गांव की कार्य करने की, है ना भाई। दो भागों में भारत बटा है, तो गांव के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सी होंगी, ये पंचायती राज सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे कि कितने तरह की गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम में, अर्बन लोकल बॉडीज में क्या है। तो आज हम जिस सेक्शन को उठाएंगे वो है पंचायती राज सिस्टम, ठीक। तो ऐसा नहीं कि जो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देख रहे हैं, स्थानीय सुशासन, ये कोई बड़ी आधुनिक चिड़िया का नाम है, ठीक। इट्स नॉट अ मॉडर्न बर्ड, ठीक, विच इज एमर्ज्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक। ये कोई स्वतंत्रता के बाद एक नई आधुनिक प्रणाली का विकास नहीं हुआ, ठीक, जिससे हम लोग भली बातें परिचित हो। यह ऐसा भी नहीं कि जब ये अंग्रेज आए तो इसको लेकर आए। भारत में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक से लेकर अंग्रेजों के आने तक ये संस्थाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अंग्रेजों ने भी इनको ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ये मृतप्राय हुई, अंग्रेजों ने इनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन उस स्तर पे नहीं जैसा आजादी के बाद इसको किया गया। अंग्रेजों के आगमन तक की संस्थाएं मृतप्राय हो चुकी थी। क्या इसका स्वरूप था, थोड़ा देखते हैं। जो इसके दो सेक्शन है, तो एंशियंट इंडिया में आपको पता है शहर जैसी तो कोई अवधारणा थी नहीं। जब आप प्राचीन काल में आते हैं एंशियंट इंडिया में, यानी कि 650 तक का जब आप भारत देखते हैं, ठीक है, तो आपको शहरों जैसी कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। शहरों की व्यवस्था बेसिकली आपको, इवन मैं 650 क्यों बोल रहा हूँ, आप 1206 तक ले जाइए, ठीक। राजपूत काल को भी अगर आप जोड़ लेंगे, प्री मिडिवल एरा को, तो 1206 यानी जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी तब से भारत शहरों से परिचित होगा। क्यों? क्योंकि जब तुर्क आए तो तुर्कों ने भारतीयों को शहरों से जीवन से अभ्यस्त कराया। इससे पहले जो है भारत गांव में बसता था। आजादी के पश्चात तक भारत गांव में बसता था, 90% जनसंख्या थी, लेकिन एक शहरी कल्चर से परिचित हुए। क्यों? टर्की के जो लोग थे वो कबीलाई लोग थे, ठीक, वो शहरी जीवन जीने में अभ्यस्त थे गांव की अपेक्षा। लेकिन जो भारत था, प्राचीन भारत, ठीक, या मध्यकालीन भारत या स्वतंत्रता के पश्चात तक का भारत, वो तो गांव में ही बसता था। गांधी जी का भी यही मानना था कि भारत गांव में बसता है। तो गांधी जी का भी अवधारणा थी कि देखिए, अगर भारत में इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो उन्होंने अपनाया है, लोकतांत्रिक प्रणाली, इसको अगर मजबूत करना है तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपको बिल्कुल फिल्ट्रेशन के तहत निचले स्तर तक लेकर जाना होगा। यानी लीडर्स की पौध नीचे से लेकर ऊपर तक आपको ये पौध, वो एक चेन बनानी पड़ेगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जब किसी संस्थान में निचले का सिस्टम बहुत अच्छा होता है तो उसका ऊपर का सिस्टम बहुत अच्छा होता जाता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इंडियन क्रिकेट अमूमन अधिकांशतः लोग देखते होंगे। इंडियन क्रिकेट टीम को देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि बहुत छोटे, जब आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड में होंगे, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे कुछ याद है। अजरुद्दीन जो है कैप्टन होते थे, उसमें हमारी टीम जो है कुछ ही जगहों पर जाकर जीतती थी, इतनी सॉलिड नहीं थी। सचिन तेंदुलकर जो है मेन पिलर होते थे टीम के। अगर सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरा तो लोग ये समझते थे कि अब यार मैच जीतना बड़ा मुश्किल है। कभी कभार जिम्बाब्वे से भी हार जाते थे, कभी कभार, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जीतते थे मैच, ऐसा नहीं है।
अगर मानिए पाकिस्तान से 10 मैच हो रहे हैं तो हम 2 या 3 जीत पाते थे, 7 में हार जाते थे। ऑस्ट्रेलिया से तो पता चलता था 10 में 1 मैच जीत रहे हैं। इंग्लैंड वालों को हम जो है 10 में 4 बार या 5 बार हरा देते थे, तो 5 बार। श्रीलंका सब अच्छी टीमें थी, हमारी भी अच्छी थी, लेकिन आज जैसी टीम नहीं थी, एक इनविंसिबल टीम नहीं लगती थी, अजय टीम नहीं लगती थी। अब ऐसा क्या हुआ, फिर सौरव गांगुली आए तो टीम का एक सिस्टम बदलने लगा। यूथ प्लेयर आए, युवराज, सहवाग, रैना, सारी सिस्टम, फिर धोनी एंड नाउ विराट कोहली। अब ऐसा क्या हुआ, सौरव गांगुली के बाद से जो टीम जीतना चालू हुई, आज तो ऐसा लग जाता है कि आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी बी टीम, ठीक, आपके मेन प्लेयर्स नहीं होते, विराट कोहली नहीं होते, सारे खिलाड़ी नहीं होते, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा के आ जाती है। इंग्लैंड जाती है, ठीक है, इंग्लैंड को वनडे में हरा के आ जाती है। न्यूजीलैंड जाती है, न्यूजीलैंड को हरा के आ जाती है, ठीक है। तो कोई टीम इंडियन टीम से लड़ने में डर रही है। इंडिया अपने देश में तो सबको हराती है, वो पहले भी हराती थी, ठीक, लेकिन हम बाहर नहीं जीतते थे उतना। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जाके बी टीम हरा रही है और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम है। अब तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान से अपनी सी टीम भेज दे तो हम लोग जीत जाए। श्रीलंका में देखिए, अभी आप सोचिए, लोग दंग हैं। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, नजर बना के रखिएगा, पूछा जाएगा, पहली बार हो रहा है। 13 जून को जो है होगा, लॉर्ड्स में नहीं है, बर्मिंघम में है, इंग्लैंड में। इंडिया और न्यूजीलैंड का है, और उसी समय इंडिया की बी टीम श्रीलंका में खेल रही है, ठीक। और आप यकीन मान लीजिए, इस समय इंडियन टीम में जो इनकी बैक स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ है, इतनी मजबूत है कि 3-4 टीमें बन जाएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा चेंजमेंट आप देखोगे तो पिछले 8-10 साल में सारा चेंज हो गया। पता क्यों? क्योंकि पिछले 15-20 साल की मेहनत है। सौरव गांगुली के समय से इंडिया में यूथ पर फोकस करना चालू हुआ, ठीक। सौरव गांगुली के समय से आप देखिएगा, कभी भी क्रिकेट को इवैल्यूएट करिएगा, आप देखिएगा सौरव गांगुली के पहले ज्यादातर बड़े स्टेट्स के प्लेयर्स खेलते थे। महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक, सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र, संजय मंजरेकर महाराष्ट्र, विनोद कांबली महाराष्ट्र, अजरुद्दीन हैदराबाद, आंध्रा, ठीक, राहुल द्रविड़ कर्नाटका, वीवीएस लक्ष्मण कर्नाटका, या फिर जवाहर श्रीनाथ कर्नाटका, वेंकटेश प्रसाद कर्नाटका, पी राजू एक आध तमिलनाडु, ठीक, दिनेश मोंगिया, हो गई थी। एक आधा दिल्ली के अजय जडेजा हरियाणा, एक आध दिल्ली के कुंबले कर्नाटका। मैंने आपको पूरी टीम स्ट्रक्चर बता दिया अजरुद्दीन की टीम के समय का। सौरव गांगुली की टीम जब चालू होती है, सौरव गांगुली एम्फसाइज ऑन लोकल टैलेंट्स, ठीक, छोटे छोटे शहरों में प्लेयर्स को निकालना चालू, ठीक। अब नए नए खिलाड़ी आते हैं, हरभजन सिंह पंजाब से, जालंधर से, देवाशीष मोहंती, ठीक, नए नए लोग, सबा करीम, ठीक, फिर युवराज सिंह चंडीगढ़, बड़ा खिलाड़ी, इससे पहले कपिल देव भी आए थे, बड़ा शहर है, ठीक, अगर युवराज को हटाते तो। मोहम्मद कैफ उत्तर प्रदेश, सुरेश रैना, फिर चालू होता है वो छोटे शहरों के खिलाड़ी आ रहे हैं, ठीक, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक, कहाँ से? बिहार, तब तक आज झारखंड है, 2000 में बिहार से झारखंड हटा। जब धोनी टीम में आए तो झारखंड से ही थे, लेकिन जो पूरा उनका क्रिकेट अपग्रेड हुआ वो उस समय बिहार से ही खेल रहे थे। 2000 से वो झारखंड में, ठीक। बीसीसीआई का स्ट्रक्चर बदला, उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करना चालू किया, एंड दे एम्फसाइज ऑन अ लोकल टैलेंट, ठीक, दे फोकस्ड ऑन लोकल टैलेंट, छोटे छोटे जगह पर। क्यों? बिकॉज दे फोकस्ड टू प्रोड्यूस अ लोकल टैलेंट प्लेयर्स, दे फोकस्ड टू produce a local players, a local talent, a local leaders which will lead the India in a further time. And look at upon this. राज किया है, क्या युवराज, धोनी का एक पूरा एरा माना जाता है, ठीक। आज देखिए और छोटे छोटे जगह के खिलाड़ी आते हैं, है ना। आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, राजस्थान रॉयल्स से खेला अंडर 19 इंडिया में, प्लेयर यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश में एक सबसे छोटा क्षेत्रफल का जिला है, संत रविदास नगर, जिसको भदोही के नाम से भी जानते हैं, वहां से, ठीक, छोटे छोटे नवदीप सैनी, कोई कुछ, कोई बिश्नोई, है ना, कानपुर से कुलदीप यादव, अंकित राजपूत, मतलब लोकल प्लेयर निकल कर जा रहा है, ठीक, छोटी छोटी जगह के लड़के। रविंद्र जडेजा का नाम सुना होगा, सौराष्ट्र, कौन है? जो है एक वॉचमैन का बेटा, ठीक, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मौलवी के बेटे। क्यों?
दे एम्फेसाइज ऑन द लोकल सिस्टम, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर फोकस किया और फिर उनको बड़े प्लेयर मिलना चालू हुए। तो स्थानीय सुशासन भी कुछ ऐसा ही है कि निचले स्तर पर हम काम करेंगे, वहां से जब छोटे छोटे काम वहां के लोगों को सौंपना चालू करेंगे तो वी प्रोड्यूस लीडर्स ऑन अ लोकल लेवल। तो जब उनको निचले स्तर पर एक्सपीरियंस होगा तो वही ग्राम का प्रधान या वही एक शहर का पार्षद धीरे से बढ़कर क्या बनेगा, अगली बार विधायक बनेगा, विधायक बनने के बाद वो मंत्री बनेंगे, फिर सांसद, फिर केंद्र सरकार में मंत्री और फिर प्रधानमंत्री। तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय होगा, ठीक, क्योंकि एक अनुभव भी आता जाएगा। तो भारत में स्थानीय सुशासन ऐसा नहीं कोई नई चिड़िया का नाम है। स्थानीय सुशासन में आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे पंचायती राज। चूंकि भारत प्राचीन काल में तो पंचायती राज में था, तो हमको जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिखती है वो पंचायती राज। प्राचीन भारत में मौर्य काल से लेकर एंशिएंट इंडिया में मौर्य काल में भी ये पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में थी। वहां से लेकर मध्यकाल में, जिसको आप चोल युग में बोलते होंगे, चोल एरा, ठीक, चोल एरा तक हम ग्राम पंचायतों का अस्तित्व देखते हैं। मौर्य काल में तो अस्तित्व थी, चोल काल में तो ये अपने चरमोत्कर्ष पे थी, है ना। आपने सुना होगा उर और महासभा, ये एक 2 ग्राम सभाएं थी, है ना, बहुत अपने चरमोत्कर्ष पे थी। इसलिए इंटरनेट में नहीं जाएंगे, नहीं तो वो हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी हमारी, है ना। वो हिस्ट्री क्लास में आप देखिएगा, सर आपको बताएंगे, जो भी सर आपको बताया जा रहा है कि उर और महासभा जैसी चोल काल में बहुत एक और बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज टाइप का सिस्टम था, है ना। लॉटरी से चुनाव होता था, सदस्यों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि जो है वही सदस्य जो चुनाव लड़ सकता है जिसको कम से कम 4 वेदों में एक वेद का ज्ञान हो, जिसके पास कम से कम 1/4 वेली भूमि हो, ठीक, जिसने कभी कोई भ्रष्टाचार ना किया हो, गबन ना किया हो, किसी प्रकार की चोरी चमारी का उसको वो ना हो, ठीक। लॉटरी द्वारा उसका चयन होता था, फिर वो करता था, ठीक। इनको कई अधिकार दिए जाते थे। निचले स्तर पर तो सजाएं दी जा सकती थी, ठीक, मृत्यु दंड को छोड़कर, ठीक। मृत्यु दंड के लिए रिकमेंड कर सकती थी, दे नहीं सकती थी, राजा ही देता था, लेकिन कई सारी सजाएं दे सकती थी, कई प्रकार के आर्थिक कर लगा सकती थी। तो भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय सुशासन है या पंचायती राज सिस्टम है, वो ऐसा नहीं कि कोई नई चिड़िया का नाम है। मौर्य काल से था, चोल काल में चरमोत्कर्ष पे था, लेकिन जब तुर्क और ये सब आए, मंगोल मुगल आए, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा जो है चूंकि ये आक्रांता थे, इन्होंने इसको डाउन करना चालू हुआ। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इसको थोड़ा और डाउन किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने इसको बिल्कुल ही मृतप्राय कर दिया, ये मृतप्राय हो गए थे डेट। अंग्रेजों ने इसको थोड़ा सा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है समय दर समय। 1864 में भारत सरकार ने 1864 में अंग्रेजों ने, तब तक अंग्रेजों का शासन आ गया था, उस समय की भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्थानीय सुशासन के लिए, ठीक। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो ने भी जो है इसके लिए कुछ कार्य की, लॉर्ड मेयो। और आजादी के पश्चात तो आपको पता है कि गांधी जी का फोकस ही था गांव पर। गांधी जी का मानना था कि भारत गांव में बसता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज 2021 4 जून 2021 में, आज के समय में भी, जिसको 21वीं शताब्दी आप कहते हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तब भी भारत में 31% जनसंख्या, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, अब 2021 की जनगणना देखिए कब तक होती, कोरोना के कारण रुकी हुई है, ठीक। अगले साल तक आएगा, फिर इसका इस बार आंकड़ा आ जाता, नहीं तो सब सही रहता तो कितना बढ़ गया होगा, मेरे हिसाब से 2 या 3% मान लीजिए। लेकिन हम 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 2031%, 2-3% बढ़ा लेते, ठीक। 33-34 बहुत ज्यादा, 35% एट मैक्स, 4% तो नहीं बढ़ा होगा, हम मान रहे हैं, लेकिन चलिए ओवरऑल मान लिया 35%, है ना। 2021 में कितने परसेंट, 35% लोग शहरों में होंगे, 4% बढ़ गया होगा। आज भी 65% लोग भारत के गांव में बसते हैं। तो उन्होंने कहा अगर भारत में आपको विकास करना है तो आपको गांव में फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी के विचारों को ही हमने आर्टिकल 40 में
डीपीएसपी में देखा था कि ग्राम पंचायतों की चर्चा और ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी, आर्टिकल 40 डीपीएसपी। तो राज्य जब सशक्त होगा तब ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। फिर सरकार का धीरे धीरे आगे चलकर इसकी ओर फोकस हुआ। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी के जहन में गांधी जी की वो बात थी कि ग्राम पंचायतों का भी गठन करना, लेकिन मैंने आपको बताया कि इतना आवश्यक होने के बावजूद भी इसको डीपीएससी में रखा गया। क्यों? क्योंकि राज्य भी इतना कैपेबल नहीं था कि स्टार्टिंग से ही जो है एक अलग संस्था बना सके, फिर उसके लिए अलग फंडिंग सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि भारत भाई एक सीमित आमदनी वाला देश है, आपको पता है। तो नेहरू जी ने कहा भाई लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का विकास अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम गांवों में विकास के कुछ कार्यक्रम तो चालू ही किया जा सकते हैं। तो उन्होंने गांव के विकास के लिए, यानी कि सामुदायिक, यानी कि गांव के जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनके विकास के लिए जेएल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसको हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टार्टिंग कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 भाई नेहरू जी ने देश के आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार के लिए इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टार्टिंग की। ठीक, उनका ये मानना था कि भाई जो अगर हम गांव में, क्योंकि भारत आपको पता है कई अनेक विभिन्न भाषा, बोली, जाति के समुदायों में विभक्त है ना, तो उन्होंने कहा भाई चूंकि जब भारत आजाद हुआ तो 10% से कम लोग जो है शहरों में रहते थे, 8 से 10%, 90% भारत की आबादी गाँव में थी। तो अगर डेवलपमेंट करना है तो जब तक गाँव में डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा तो भारत के डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो बड़ा सोच समझ के रशिया में ये प्रोग्राम उन्होंने देखा था और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आए। गाँव में एक ब्लॉक स्तर पर जो है इस परियोजना को उन्होंने लागू किया 2 अक्टूबर 1952। किस दिन? गांधी जी के जन्म दिवस पर। क्यों? क्योंकि गांधी जी का बड़ा फोकस था, तो गांधी जी का फोकस और नेहरू जी भी इसकी महत्वता को समझ रहे थे। तो 2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने कहा भाई देश की इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्मेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल रिफॉर्मेशन के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम चलने जरूरी है। तो उन्होंने फिर इसको चालू किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको और प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उन्होंने 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को भी चालू किया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ताकि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको और ज्यादा लोकप्रिय बना के दूर दूर तक के इलाकों तक फैलाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, उनका आर्थिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। जब किसी समाज का आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो जाए तो समझ लीजिए फिर उस देश का विकास हो गया, है ना भाई। हम और आप किस जद्दोजहद में अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इस तैयारी में क्यों आता है? ठीक, क्यों? देखिए इसलिए आता है, आर्थिक पक्ष तो आप किनारे कर दें, ठीक, आर्थिक पहलू तो एक पहलू होता है, ठीक, कि भाई एक अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, जीवन यापन अच्छे ढंग से होगा। सबसे बड़ी चीज होती है सामाजिक, ठीक। तो एक तो जब आप पद पर आएंगे तो उस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और दूसरा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ठीक, उनमें जो है अगर एकदम से ही किसी को सामाजिक पायदान में बड़े उच्च स्तर पर आना है तो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं वो ऐसी परीक्षा है भारत में, फिर छोटे मध्यम निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे को अगर वो यूपीएससी क्रैक कर लेता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो सीधा उसका स्तर यहाँ आ जाता है। सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो शैक्षिक स्तर अगर आपका अच्छा होगा तो आप सामाजिक स्तर भी अच्छा हो जाएगा, और जब सामाजिक स्तर आपका अच्छा होने लगेगा तो आर्थिक स्तर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो इसके रिफॉर्मेशन के लिए नेहरू जी ने इस पर कार्य कर चलो, लेकिन एक गलती कर दी उन्होंने समुदाय के विकास के लिए जो कार्यक्रम किया था इसमें जनता की भागीदारी को नहीं सुनिश्चित किया। ये स्कीम उन्होंने सरकारी अधिकारियों के भरोसे रख दी। अब
समय जब ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रिलायबल हुई तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? एक्चुअली में उद्देश्य से भटक गए। हम जो पंचायती राज सिस्टम का उद्देश्य था कि लोकल लीडर्स प्रोड्यूस करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को नीचे तक लेके जाना। यहाँ आप आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार को तो लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी बिचौलिए के द्वारा। बिचौलिए का मतलब इस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। ब्यूरोक्रेसी तो एक बीच का हो गया ना, वो उनको कुछ ला के दे रहा है। करना ये चाहिए था कि सीधा उन्हीं में से किसी को चुन के कि भाई आपको ये सिस्टम करना है, तो ये होता तो लोग जागरूक ज्यादा होते। तो जिस प्रकार से इस योजना को सफल होना चाहिए था, ये योजना उतनी सफल हो नहीं पाई। तो नेहरू जी का प्रयास ये था, सार्थक प्रयास था कि भाई इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को हम करेंगे। और होगा क्या कि जब ये निचले स्तर तक पहुंचता जाएगा तो गांव में गांव का विकास होता जाएगा और धीरे धीरे इसी के द्वारा गांव की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि आएगी और फिर उसी की पद्धति से राजनीतिक चेतना भी जागृत हो जाएगी, है ना। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ जाएगी। भाई आप देखिए, आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे आती है? जब आप एजुकेशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक, तो जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आपको सही गलत का हो जाता है, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको सामाजिक जब प्रतिष्ठान मिलता है, आप आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ जाती है। लेकिन ये योजना फेल हो गई। अब जब फेल हुई तो नेहरू जी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने बोला भाई कैसे इसको जो है हम इसका विकास करेंगे। तो इसके लिए नेहरू जी ने कुछ कमेटीज का गठन किया। तो सबसे पहली कमेटी गठित की नेहरू जी ने, वो थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। 1956-57 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। आप यहाँ पर पंचायती राज में लीजिएगा, जब पंचायती राज को तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इनको गठन किया गया। 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। बोला गया बताओ देखो कैसे पंचायती राज संस्थाओं को जो है हम मजबूत कर सकते हैं। ठीक, तो बलवंत राय मेहता एक बड़े विद्वान, बड़े योग्य व्यक्ति थे और इन्होंने गांव के विकास के लिए एक ग्रामोद्धार समिति का गठन किया बलवंत राय मेहता ने। भाई कैसे होगा ये, और फिर इन्होंने निचले स्तर तक रिसर्च करनी चाहिए। तो भारत में जो आज आप पंचायती राज सिस्टम देखते हैं वो एक्चुअली बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशंस पर है। तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बलवंत राय मेहता जी ने कुछ रिकमेंडेशंस की थी। उन्होंने बोला देखिए भाई, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है, अगर आपको पंचायतों को मजबूत करना है तो आपको पंचायती राज सिस्टम को चालू करना पड़ेगा। वो भी कैसा? त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। 3 tier पंचायती राज सिस्टम। ठीक, उन्होंने बोला 3 tier पंचायती राज सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। ये क्या है? अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको आज की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो समझ में आ जाएगी एक पॉइंट से। उन्होंने बोला 3 स्तर होंगे। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर बीच में क्षेत्र पंचायत और फिर सबसे ऊपर जिला पंचायत। ये 3 स्ट्रक्चर में उन्होंने बोला पंचायती राज सिस्टम को आपको डिवाइड करना है। ठीक, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। भाई ग्राम पंचायत उन्होंने बोला गांव के स्तर पर कुछ गांवों का समूह, तकरीबन 1000 की जनसंख्या के आसपास जो है लोगों पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। तो 1000 जनसंख्या तकरीबन आप मान के चलिए 3 से 4 गांव का समूह हो जाता है। एक ग्राम पंचायत जो है 3 या 4
जो है वो गांव का समूह होती है। 3 से 4 गांव होते हैं एक ग्राम पंचायत में, ठीक, 1000, 1500, 2000 जितना भी हो सकता है अमूमन, ठीक। तो एक ग्राम पंचायत में 3 से 4 जो है वो होते हैं, ठीक। तो जब ये 3 से 4 गांव का जो समूह होता है ना, इसको ग्राम सभा बोल दिया जाता है। ग्राम सभा मतलब जो 3 से 4 लोगों की 3 से 4 गांवों का जो पूरा समूह है, ठीक। इस ग्राम पंचायत में 3 कैटेगरीज है, उसको समझना जरूरी है। उन ग्राम पंचायत को समझने के लिए पहले इन 3 शब्दों को आपको समझना बहुत जरूरी है। ग्राम समाज, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। जब तक इन 3 शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप ग्राम पंचायत को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ग्राम समाज का मतलब है कि गांव के समस्त लोग, गांव मतलब इस पूरे गांव के चारों गांव में जितने लोग हैं वो सब ग्राम समाज है, ठीक। मानिए एक ग्राम सभा है, एक ग्राम सभा में 4 गांव है, ठीक। अब उस 4 गांव में छोटे 2 दिन के बच्चे के जन्म लेने वाले से लेकर 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक सब इसका हिस्सा है ग्राम समाज का। फिर समझ लीजिएगा, एक नवजात शिशु से लेकर एक 100 वर्ष के बुजुर्ग वृद्ध तक सब जो है वह ग्राम समाज का हिस्सा है, ठीक। एक नवजात शिशु से लेकर एक 100 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति तक समस्त जनसंख्या सब ग्राम समाज में आती है। तो ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जिनका एक तरह से आप समझिए गांव ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है ना, यानी कि सरल भाषा में उस ग्राम सभा के मतदाता, ठीक, उस ग्राम सभा के मतदाता जो भी जो है 18 वर्ष से लेकर ऊपर का व्यक्ति है, जिसका उस वोटिंग यानी कि निर्वाचन वाली जो सूची आती है, मतदाता सूची, उसमें नाम है, तो वह सब ग्राम सभा का हिस्सा है। बिल्कुल सरल। ग्राम समाज मतलब चारों गांव की समस्त जनता, छोटे से लेकर बड़ा तक, है ना, बच्चे से लेकर पुरुष तक, बच्ची से लेकर महिला तक, सब ग्राम समाज। ग्राम सभा मतलब उस ग्राम सभा के वोटर जिनका उस वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो हो गए ग्राम सभा के सदस्य, उनसे बनती है ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत किससे बनती है? ग्राम पंचायत बनती है प्रधान प्लस सदस्य, है ना, प्रधान प्लस सदस्य से बनती है आपकी ग्राम पंचायत, ठीक। अब कैसे सिस्टम होता है? ये हो गई ग्राम पंचायत, ठीक। अब मानिए आपकी एक ग्राम सभा है जिसमें 4 गांव है, ठीक। मानिए A, B, C और D, ठीक। 4 गांव है। इसमें समझ लीजिए कोई भी एक आप जो है ग्राम पंचायत का नाम रख लीजिए। मान लीजिए रख लिया हम लोगों ने श्री समझ लीजिए। श्री एक ग्राम सभा का नाम है और उस ग्राम सभा में कितने गांव आते हैं? श्री ग्राम सभा में 4 गांव होते हैं, A गांव, B, C और D। इन चारों गांव में जितने लोग रहते हैं वो हो गए ग्राम समाज। इन चारों गांव में जितने वोटर हैं वो हो गया ग्राम सभा, और इन चारों गांवों से मिलकर जितने सदस्य और एक प्रधान चुना जाएगा वह बनेगा ग्राम पंचायत, ठीक। अब कैसे होता है ग्राम पंचायत का चुनाव, आप समझिए। देखिए, ग्राम पंचायत में ये जब चुनाव होते हैं तो व्यक्ति 2 वोट डालता है। हर व्यक्ति, ग्राम सभा का व्यक्ति 2 वोट डालता है ना। अभी अभी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए 2 वोट। देखिए, ये जो पूरी ग्राम सभा है ना आपकी, चारों गांव की, इसको वार्ड्स में बांट दिया जाता है, ठीक।
किसमें बांट दिया जाता है? वार्ड में। पूरी ग्राम सभा को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड में। एक ग्राम सभा में 1 से लेकर 10 के बीच में वार्ड होते हैं। न्यूनतम 1 से 10 वार्ड तो होते ही। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। जनता उसको डायरेक्ट वोट देकर चुनती है। तो ग्राम पंचायत में जनता 2 वोट देती है। एक अपने अपने वार्ड के लिए। देखिए, पूरी ग्राम सभा को आपने किस में डिवाइड कर दिया? वार्ड में। हर वार्ड से एक सदस्य है। ठीक, तो पूरी ग्राम सभा को आपने 10 वार्ड में बांट दिया। यानी जो 4 गांव है, चारों गांवों को आपने किस में डिवाइड कर दिया? 4 वार्ड में। हर वार्ड से, समझ रहे हैं, पूरे ग्राम सभा को जो 4 गांव है आपने डिवाइड कर दिया 10 वार्ड में। ठीक, अब हर वार्ड से एक सदस्य खड़ा होगा। एक सदस्य एक वार्ड से खड़ा होगा। ठीक, तो 10 वार्ड 10 सदस्य। ठीक, और एक व्यक्ति प्रधान के लिए। एक व्यक्ति से मतलब प्रधान के लिए जितने भी प्रत्याशी होंगे, लेकिन वो समस्त ग्राम सभा के लिए होगा। ठीक, अब जब व्यक्ति ग्राम पंचायत में वोट डालने जाता है तो 2 वोट देता है वो एक साथ। एक वोट देता है वह सदस्य के लिए, एक वोट देता है वह प्रधान के लिए। तो ये जो ग्राम पंचायत होती है उसमें 10 सदस्य मान के चलिए जितने वार्डों से चुनकर आए, और उन सदस्यों का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधान। ठीक, तो ग्राम पंचायत में सदस्य प्लस एक अध्यक्ष होता है ना। मानिए 8 या 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, 8 सदस्य। अगर 8 वार्ड में विभक्त है तो 8 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष। ठीक, तो जनता इसमें एक चीज याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में सदस्य को और अध्यक्ष दोनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। डायरेक्ट वोट देती है जाकर। सदस्य भी खुद चुनती है और अध्यक्ष के लिए भी सीधा वोट डालती है। ये हो गया ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर। इसी को बताया था बलवंत राय मेहता जी ने अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज में एक सिस्टम, कि भाई ये होना चाहिए। ठीक, तो आपको ग्राम पंचायत समझ में आ गई कि भाई क्या एक प्रधान प्लस सदस्य, दोनों के वोट जनता, यानी दोनों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, प्रधान को भी और सदस्यों को भी। अब आता है सेकंड टियर विच इज नोन एज क्षेत्र पंचायत। तो भाई ये क्या है? आइए इसको देखते हैं। ठीक, ये गांव से ऊपर की इकाई है। सबसे निचली इकाई कौन सी है पंचायती राज सिस्टम में? ग्राम पंचायत, है ना। 4 से 5 गांव का समूह बनकर एक ग्राम सभा बनती है। फिर उससे ऊपर कौन सी आती है? उससे ऊपर आती है क्षेत्र पंचायत, जिसको उत्तर प्रदेश में सरल भाषा में आप ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, है ना। ब्लॉक। अब ये क्या है? एक ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक में ये ग्राम पंचायत से थोड़ा बड़ा स्तर होता है, बीच का। एक ब्लॉक में यानी कि एक क्षेत्र पंचायत में कम से कम उत्तर प्रदेश में 80 से 85 ग्राम सभाएं होती हैं। एक क्षेत्र पंचायत में मैं 80 गांवों की बात नहीं कर रहा हूं, 80 से 85 ग्राम सभा होती है एक ब्लॉक में। और एक जिले में कई ब्लॉक होते हैं। ठीक, और उनमें कम से कम 80 से 85 ग्राम सभाएं आ जाती हैं। तो 80 से 85 का जो है 80 से 85 गांव आ जाते हैं। तो अगर आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो तकरीबन 25-30 के आसपास ग्राम सभाएं एक उसमें आ जाती है। ठीक, मैं गलत बोल रहा, 80 से 85 गांव आ जाते हैं। ठीक, तो ग्राम सभा में क्या था? एक ग्राम सभा 4 गांव से मिलकर बनती थी, और एक क्षेत्र पंचायत 80 से 85 गांव से बनकर बनती है। तकरीबन 25 से 30 ग्राम सभाएं एक इसमें होती है, क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश में से क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक बोलते हैं। एक ब्लॉक में कितने गांव हैं? तो 80 से 85 गांव आते हैं, तकरीबन 25 से 30 ग्राम सभाएं आती हैं। अब क्षेत्र पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं? इसमें भी 2 लोग होते हैं। देखिए, अब समस्त ब्लॉक को किसमें बांट दिया गया? ग्राम सभाओं में। अभी क्या था, है ना, कि एक ब्लॉक में तकरीबन 25 से
30 ग्राम सभा होती है, और एक ग्राम सभा में कितने गांव होते हैं? मैंने आपको बताया तकरीबन 3 से 4 गांव। तो अगर एक ग्राम सभा में 3 गांव भी है, और अगर कहीं पर 25 भी ग्राम सभा है, तो आप समझ लीजिए 75 हो गया, है ना? 75 गांव हो गए उसमें, तो कम से कम 75, 80, 85 ऐसे चलता है। तो एक बड़ा जनसंख्या का समूह है। अब इसमें क्या होता है, इस पूरे ब्लॉक को जो है वार्ड में बांट दिया जाता है। इस पूरे ब्लॉक को वार्ड में बांट दिया जाता है। हर वार्ड से एक सदस्य को जनता गांव की चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है। ठीक, गांव की जनता प्रत्यक्ष चुनती है गांव की, ठीक, यानी वोट डालती है। इस सदस्य को, जो क्षेत्र पंचायत का होता है, उसको हम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बोलते हैं, और बिल्कुल सरल उत्तर प्रदेश की भाषा में बोले तो इसको बीडीसी बोला जाता है। ठीक, तो कहते हैं ना बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कि वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य है। अब मानिए पूरे ब्लॉक को 60 या 70 या 80 वार्डों में बांट दिया गया। ठीक, 80 क्या और ज्यादा बढ़ते, 100 से 110 के आसपास वार्डों में बढ़ गए। अब मानिए 80-90 बीडीसी चुन लिए गए एक ब्लॉक से। ठीक, एक ब्लॉक से कितने, 80 से लेकर 90 बीडीसी। बीडीसी का मतलब क्या हुआ, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसको जनता सीधा चुनती है। अब क्षेत्र पंचायत में जो इसका अध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है ब्लॉक प्रमुख, उत्तर प्रदेश की भाषा में। वैसे बोलते हैं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है ब्लॉक प्रमुख। अब ये जो ब्लॉक प्रमुख होता है, यानी कि क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष, इसको जनता सीधे नहीं चुनती है। ग्राम पंचायत में जनता क्या कर रही थी, सदस्य को और अध्यक्ष को, दोनों को सीधा चुन रही थी। लेकिन क्षेत्र पंचायत में जनता सीधा नहीं चुन रही है। क्षेत्र पंचायत में जनता क्या कर रही है, क्षेत्र पंचायत में जनता सिर्फ सदस्य के लिए वोट डालती है, जिसको आप बीडीसी बोलते हैं। यानी जब क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं तो जनता सिर्फ बीडीसी का चुनाव करती है। ठीक, अब ये जो सदस्य होते हैं, मानिए 80 से 90 जो सदस्य होंगे, अब ये लोग वोट देंगे अध्यक्ष के लिए। ठीक, ये सदस्य चुनेंगे अध्यक्ष को। तो यानी कि जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा आ रहा है ना? जैसे हमने देखा था राज्यसभा में सदस्य आते हैं, जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। माना जाता है कि जनता ने जिसको अपना बीडीसी चुनकर भेजा है, उसके मत में उस वार्ड की जनता का मत है। ठीक, उसके मत में उस वार्ड की जनता का मत है। तो एक चीज याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों को जनता सीधा चुनती है, लेकिन क्षेत्र पंचायत में ऐसा नहीं है। क्षेत्र पंचायत में जनता सिर्फ सदस्यों को सीधा चुनती है प्रत्यक्ष। अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी इनडायरेक्ट सिस्टम से होता है, जिसमें सदस्य खुद अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक, तो ये हो गई क्षेत्र पंचायत से। ठीक, अब आया तीसरा स्तर, जिसको आप बोलते हो जिला पंचायत। ठीक, जिला पंचायत ये एक बहुत ही बड़ी इकाई होती है, जिला पंचायत। अब भाई जिले के जितने ब्लॉक है वो सब एक जिला पंचायत में आ जाएंगे। ठीक, जिले के जितने ब्लॉक है सब एक पंचायत में आ जाएंगे। अब मानिए किसी एक जिले में 7 या 8 ब्लॉक है, तो 8 ब्लॉक प्रमुख हो गए, है ना? और एक ब्लॉक में मानिए 25 से 30 ग्राम सभाएं हैं, तो एक ब्लॉक में कम से कम 30 प्रधान हो गए, है ना? एक ब्लॉक में 30 प्रधान, एक जिले में कम से कम 8 ब्लॉक प्रमुख, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष एक होगा। अब ये जो पूरा जिला है, जब जिला पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें भी जनता पूरे क्षेत्र को वार्ड में डिवाइड कर देती है। इसमें भी जनता पूरे क्षेत्र को इसमें डिवाइड कर देती है, वार्ड में। ठीक, पूरा क्षेत्र वार्ड में डिवाइड हो जाता है। ये बड़ा होता है, तकरीबन 50,000 की जनसंख्या पर कम से कम
एक वार्ड का गठन होता है 50,000 की जनसंख्या पर, जिला पंचायत का चुनाव बड़ा होता है, यानी 50,000 की जनसंख्या जो है वो एक सदस्य को चुनती है। ठीक, तकरीबन पूरे जिले में 50,000 की जनसंख्या पर 30-40 जो है वह सदस्य जो है चुने जाते हैं। ठीक, जनता जो है जब जिला पंचायत का चुनाव होता है तो सिर्फ और सिर्फ सदस्यों के लिए डायरेक्ट वोट देती है। बिल्कुल क्षेत्र पंचायत की तरह जनता जिला पंचायत में भी सिर्फ सदस्य के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है, अध्यक्ष के लिए। अब यही सदस्य जिनको जनता चुनती है, इन सदस्यों को बोला जाता है जिला पंचायत सदस्य। उत्तर प्रदेश में जो प्रचलित शब्द है उनके लिए है जिला पंचायत सदस्य। ठीक, अब यही सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। तो इसमें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है अध्यक्ष के लिए। यानी कि अगर आप सरल शब्दों में समझें तो जनता तीनों स्ट्रक्चर में सदस्य तो तीनों स्ट्रक्चर के लिए सीधे चुन रही है, चाहे ग्राम पंचायत का सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो। सदस्यों को तो जनता सीधा वोटिंग से चुन रही है, लेकिन अध्यक्ष जनता सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत का चुनती है, जिसको हम प्रधान बोलते हैं। बाकी दोनों स्ट्रक्चर में, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में, जनता सिर्फ सदस्यों को चुनती है, और जिन सदस्यों को जनता चुनती है वो फिर अपने अपने अध्यक्षों को चुनते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर है इसके चुनाव। ये दिया था बलवंतराय मेहता जी ने। ठीक, आगे और क्या रिकमेंडेशन दी थी, आइए देखते हैं। मैंने आपको मोटे मोटे स्वरूप में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को बताया। ठीक, तो भाई बलवंतराय मेहता जी ने बोला कि ये 3 स्तरीय पंचायती राज आपको अपनाना पड़ेगा नेहरू जी, तब जाकर आप गांव में पंचायती राज सिस्टम को मजबूत कर पाएंगे। कौन कौन से? ये तीनों जो मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि भाई ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। मैंने आपको बताया सदस्य भी और अध्यक्ष भी दोनों का चुनाव सीधा होना चाहिए। जबकि क्षेत्र पंचायत जो है वो एक निकाय की बॉडी है। ठीक, जो ग्राम पंचायत की बॉडी होगी, उन्होंने बोला ये एग्जीक्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, और जो क्षेत्र पंचायत है वो निकाय ऑटोनॉमस, जबकि जो जिला पंचायत है वो सलाहकारी एडवाइजरी बॉडी के रूप में इसको गठित किया जाना चाहिए कि राज्य जो है वो जिलों से एडवाइजरी ले, फिर एडवाइस करे कैसे क्या विकास होना आप बताइए, फिर वो एक खाका खींचे, फिर वो ब्लॉक को दे, फिर ब्लॉक से नीचे प्रधान स्तर पर कार्य। एक स्ट्रक्चर बलवंतराय मेहता जी ने बताया। उन्होंने बोला कि भाई जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो जिला अधिकारी होना चाहिए, ये इनकी रिकमेंडेशन थी। ठीक, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो जिला का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला पंचायत होता है। डीएम जो है वो एक तरह से जिला परिषद को कंट्रोल करता है, और जब मीटिंग होती है तो आप समझ लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष और डीएम साहब दोनों की चेयर साथ में लगती है। ठीक, जिस प्रकार शहर में मेयर का स्थान होता है ना, अभी मैं अर्बन लोकल में बताऊंगा, उसी प्रकार गांव में जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो अपने ग्रामीण जिले का जो है जिला पंचायत अध्यक्ष प्रथम नागरिक होता है, जिस प्रकार शहरों में जहां पर नगर निगम है मेयर जिले का पहला नागरिक होता है। तो देखिए देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। अगर शहर है तो वहां का पहला नागरिक मेयर जहां पर नगर निगम है, और गांव में जहां पर गांव में यानी ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्रामीण जिले का पहला नागरिक कौन होगा? वो होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। तो डीएम ही इस पूरे जिला परिषद का जो है कंट्रोल जो है करते हैं। अशोक मेहता जी ने बोला कि भाई उनकी रिकमेंडेशन की 3 स्तरीय बनाओ, जो मैंने आपको समझाया कि बिल्कुल उन्हीं के फॉर्मेट को समझाया कि कैसा होता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का। इसके अलावा उन्होंने बोला कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप इनको बना के छोड़ दीजिए, है ना,
ये तब मजबूत होंगी जब आप इनको नियमित रूप से पर्याप्त इनको स्रोत मिलेंगे, सोर्सेज, यानी कि इनको अपने कार्य और जिम्मेदारियों को संपादित करने के लिए आपको इनको कुछ शक्तियां देनी पड़ेगी, यानी कि इनको कुछ कार्य भी देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि चुनाव करा के बना दिया, तो इनको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। भाई कार्य कैसे करेंगे? कार्य जो है उनका अधिकार होता है, उनको अधिकार देने पड़ेंगे। फिर जब कार्य करें तो उसके लिए उनको कुछ शक्तियां देनी पड़ेंगी, और उन शक्तियों को कैसे संपादित करेंगे उसके लिए कुछ अर्थ देना पड़ेगा, पैसा। काम कैसे होगा? बोल दिया जिले में, गांव में पिच रोड बनाओ, तो भाई पिच रोड कैसे बनेगी? पिच रोड बनाने के लिए तो कम से कम भाई फंडिंग तो हो गांव के पास, तब तो जाके आप बनाओगे। तो फंडिंग होनी चाहिए। अशोक मेहता जी ने बोला इट्स मैंडेटरी कि भाई आप कम से कम फंडिंग तो कराओ ही। ठीक, अब समिति की इन सिफारिशों को जो अशोक मेहता ने की, वो सारी की सारी सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जो है वह स्वीकार कर ली थी। ठीक, सारी की सारी से मतलब है अप्रोक्सीमेटली जो है सारी पद्धति स्वीकार कर ली। और इसी को देखते हुए जो है सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर दी। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में स्थापित कर दी गई। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नागौर राजस्थान। फिर 1959 में राजस्थान की देखा देखी आंध्र प्रदेश में। ठीक, सबसे पहले राजस्थान। क्वेश्चन अगर आए, बहुत बार आया भी है कि सबसे सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो राजस्थान सर्वप्रथम। फिर उसके बाद मतलब सबसे पहले राजस्थान नंबर 1, देन आंध्र प्रदेश। इसने भी 1959 में ही कर ली, लेकिन राजस्थान के बाद 1960 में भारत के कुछ और राज्य असम, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की गई। असम, तमिलनाडु और कर्नाटक। 1962 में फिर कुछ भारत के और प्रोमिनेंट महाराष्ट्र में। ठीक, 63 में गुजरात में, 62 में महाराष्ट्र में, 63 में गुजरात में और 64 में वेस्ट बंगाल में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। इसको बड़ा ध्यान से समझिए। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में ही 1959 में, 60 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटका में, 62 में महाराष्ट्र में, 63 में गुजरात और 64 में वेस्ट बंगाल में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। ठीक, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ इस पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई, ये अभी भी अपने उसमें उतनी प्रभावशाली नहीं थी। उतनी प्रभावशाली क्यों नहीं थी? कि कुछ चीजें, कुछ कमियां थी। बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन को आपने लागू तो कर दिया पंचायती राज सिस्टम को करने के लिए, लेकिन अभी ना उनका संवैधानिक दर्जा आपने दिया, ना उनको उतने कार्य दिए गए, ठीक, जितने उनको कार्य दिए जाने चाहिए, ना कोई उनके टेन्योर को, उनके चुनाव को फिक्स किया गया कि हर भाई 5 साल पे जैसे अभी चुनाव होते हैं होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं था। फंडिंग कोई विशेष नहीं थी।
तो उतने इम्पैक्ट में आ नहीं पा रही थी। 59 से सिलसिला चालू था, देखा देखी आप देखिए कितने राज्यों ने चालू किया राजस्थान के बाद, लेकिन वो चीज निकल कर नहीं आ रही थी। तो 77 में जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई तो जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार ने कि कैसे पंचायती राज सिस्टम को और प्रभावशाली और ज्यादा सशक्त बनाया जाए, यानी मोर इम्पैकेबल और मोर जो है पावरफुल बनाया जाए, तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक और कमेटी की जो है गठन किया, जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। ठीक, अशोक मेहता समिति 1977 में भाई अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1977 जनता पार्टी की सरकार ने भाई इस कमेटी का गठन किया, अशोक मेहता कमेटी। पंचायती राज सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, उसमें ये भी है। सबसे पहली कौन सी थी? बलवंत राय मेहता, 1957 सन याद करते जाइएगा। और त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 टियर पंचायती, जो आज आप देखने को मिलता है विशेषकर उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में, वो बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन पर है। तो अगर क्वेश्चन बहुत बार आया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम किसने दिया? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की गठन कब हुआ था कमेटी का? 57। पहली कमेटी कौन सी थी? तो बलवंत राय मेहता। पहला स्थान जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ, राजस्थान। ठीक, अब देखते हैं अशोक मेहता समिति 1977 जनता पार्टी की रिकमेंडेशन पर भाई अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति ने भी जो है कुछ रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कुल 132 रिकमेंडेशन दी थी। अब 132 सिफारिशों की तो चर्चा यहाँ हो नहीं सकती है, तो कुछ प्रोमिनेंट रिकमेंडेशंस हैं जिन पर हम देखते हैं। इन्होंने भाई साहब ने बोला, मेहता साहब तो वो भी थे, अशोक मेहता साहब ने, इन्होंने बोला जो बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय बोला है ना, खत्म करो उसको, वो ज्यादा इम्पैक्टेबल नहीं है, वो इम्पैक्टेबल नहीं है। तो बोला भाई कैसे? तो इन्होंने कहा एक नया मॉडल दे रहे। इन्होंने बोला आप द्विस्तरीय पंचायती राज करिए। द्विस्तरीय समझ रहे? 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, 2 टियर पंचायती राज। भाई बोला गया ये 2 स्तरीय क्या है? उन्होंने बोला देखिए 2 स्तर है। मेहता जी ने ये 3 स्तर दिए ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उन्होंने बोला आप एक काम करो, 2 टियर बनाओ। सबसे ऊपर बनाओ जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद, और नीचे बनाओ मंडल पंचायत। भाई जिला पंचायत को थोड़ा और मजबूत करो और क्षेत्र पंचायत को ही थोड़ा और बड़ा करके मंडल पंचायत बना दो। उन्होंने बोला कि तकरीबन 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले गांव के समूह इसमें शामिल करो। 15,000 से लेकर 20,000 की जनसंख्या वाले गांव के समूह इसमें शामिल कर दो। ठीक, और फिर उनके पास जिला पंचायत रखो। इसको खत्म कर दो ग्राम पंचायत को। इन्होंने बोला भाई ग्राम पंचायत को खत्म कर दो। उन्होंने बोला गांव को खत्म करो, जिले पे काम करवाइए और फिर उसके नीचे मंडल पंचायत में काम कराइए। 15 से 20,000 की जनसंख्या के गांव के समूह मंडल में शामिल हो जाए। जिले में राज्य सरकार जिले को फंडिंग करे, डिस्कशन हो, जिले को पूरा कार्यभार सौंपा जाए और जिला जो है मंडल में एग्जीक्यूट करा दे। बीच की इकाई ग्राम पंचायत जो सबसे लोअर सिस्टम, उसको खत्म करो। अच्छा, और क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई राज्य स्तर से नीचे तो जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए इकाई का। वो तो बलवंत मेहता साहब ने बोला था, लेकिन इन्होंने कहा भाई पंचायती राज को खत्म कर दो, जिला रखो, मंडल रखो, काम खत्म। इन्होंने आगे बोला एक अलग चीज। इन्होंने बोला कि जो पंचायती राज सिस्टम है
इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है राइट दे दो, पंचायती में राज सिस्टम में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो, राजनीतिक दलों की भागीदारी हो। मतलब समझ रहे हैं कि भागीदारी हो, यानी कि जैसे आप लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव देखते हैं, जो पार्टी सिंबल पे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है पंचायतों के भी चुनाव, यानी प्रधान जो है ये जो मंडल पंचायत है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत का जो स्वरूप है, ये सब पार्टियां टिकट दें। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, ये वो सब दे, सबके टिकट पर चुनाव हो जैसे विधायक में मिलता है। तो इन्होंने बोला राजनीतिक पार्टियों को भाई भागीदारी दीजिए। ठीक, अभी क्या होता है, क्या ग्राम पंचायत के चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे होते नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं होता, कोई ना कोई प्रधान किसी न किसी उस दल से जुड़ा जरूर होता है, लेकिन सिंबल नहीं होता कि ये बीजेपी का सिंबल है ना। सबको सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग अलॉट करता है। ठीक, अच्छा भाई, और क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने? बोला कि इकोनॉमिक सोर्सेज तो बहुत जरूरी, ये अच्छा पॉइंट था। इन्होंने बोला पंचायतों को राइट्स दो कि वो टैक्स लगा सकें अपने पंचायती राज सिस्टम को और मजबूत करने के लिए। पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए उनके पास आर्थिक कराधान की शक्ति हो। ठीक, उन्होंने बोला कि विकास पंचायत के साथ साथ एक न्याय पंचायत भी आप बताइए। न्याय पंचायत में एक जज होना चाहिए, ठीक, सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज, जो कि गांव के में छोटी छोटी कोर्ट्स बना के जस्टिस भी करें। लेकिन इनके रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 78 में ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तो सरकार गिरी, इंदिरा गांधी दोबारा आ गई, तो ये भाई साहब इनकी रिपोर्ट को उठा के कूड़े में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी अशोक मेहता साहब की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कुछ लोगों ने तो स्वीकार किया, कुछ राज्यों ने, जैसे वेस्ट बंगाल। बाकी तो कांग्रेस पार्टी ने बोला कूड़ा रिपोर्ट है, हटाओ ये तो ग्राम पंचायत को हटाने की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पे तो मेन फोकस है हमारा। जब तक गांव से लीडर नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक वो कैसे क्षेत्र पंचायत के लायक बनेगा। अरे आज कोई प्रधान है, कल वही ब्लॉक प्रमुख बनेगा, वही कल जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, और वही फिर विधायक बनेगा, वही राज्य सरकार में मंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही सांसद और सारी चीज। ये तो यही हटाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा हटाओ। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर कोई ये पार्टी दे के जाए, दूसरी पार्टी उसको किनारे कर देती है। लेकिन वेस्ट बंगाल ने को ये इनका, पश्चिम बंगाल को इनका मंडल पंचायत वाला फॉर्मूला बड़ा पसंद आ गया, और उन्होंने जो मंडल पंचायत है उसको अडॉप्ट कर दिया। किसने? वेस्ट बंगाल ने। इसलिए भारत में वेस्ट बंगाल अकेला राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज है, यानी ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत, फिर मंडल पंचायत और फिर जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर मंडल पंचायत, फिर जिला पंचायत। तो वेस्ट बंगाल ने ये मंडल पंचायत को अपना लिया। तो याद रख लीजिए, पूरे भारत में वेस्ट बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 4 टियर पंचायती राज सिस्टम। ठीक, तो ये अशोक मेहता साहब की रिकमेंडेशन थी, जिनको उठा के कूड़े में डाल दिया गया। ठीक, स्वीकार ही नहीं किया गया। हाँ, लेकिन अब कह रहे राजनीतिक पार्टियों को भागीदारी, उठा के डाला गया, हटाओ। वहां पर भी राजनीतिक पार्टियां आ जाएंगी तो फिर हर कोई नेता अपने ही घर परिवार के लोगों को करने लग जाएगा। हटाओ ये सिस्टम। लेकिन वेस्ट बंगाल ने इसको स्वीकार किया। इसके बाद कुछ और कमिटीज भी आई जो बड़ी महत्वपूर्ण रही पंचायती राज सिस्टम के लिए। वो थी अगली कमेटी, GVK राव समिति। ये सारी कमिटीज को आप बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब याद रखिएगा, अशोक मेहता ने पूछा जाता है कितनी स्तरीय पंचायती राज की बात थी? 2 स्तरीय। ठीक, अगली कमेटी है GVK राव कमेटी। ये कमेटी जो है 1985 में, तो जो GVK राव कमेटी थी, इन्होंने बोला
कि भाई देखिए एक काम करिए, इन्होंने एक और फॉर्मेशन बताया। इन्होंने बोला कि आप ना बलवंत मेहता वाला पूरा स्ट्रक्चर रखिए और ना अशोक मेहता वाला, ना 3 स्तरीय रखिए ना 2 स्तरीय। इन्होंने बोला आप रखिए 4 स्तरीय। इन्होंने क्या रिकमेंड किया, आप रखिए 4 स्तरीय। 4 स्तरीय पंचायती राज बनाइए, 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम बनाइए। क्या उन्होंने बोला, देखिए सबसे पहले तो एक राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर राज्य विकास परिषद बनाइए। ओके, वेरी गुड, है ना। इन्होंने बोला देखिए जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है एनडीसी केंद्र सरकार की, वैसे ही राज्य स्तर पर एक राज्य विकास परिषद बनाइए। बोला गया अच्छा। फिर बोला फिर आप दूसरे स्तर पर राज्य की निचली इकाई आएगी जिला, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद बनाइए। फिर बोला भाई क्षेत्र आएगा तो क्षेत्र विकास परिषद बना दीजिए। फिर बोले ग्राम आएंगे, यहां पर आप बना दो ग्राम सभा। ठीक। और बोला सबसे बड़ी इकाई ऊपर राज्य रहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई इसको इन्होंने बोला, इसको जिला विकास परिषद। उन्होंने कहा भाई जिला विकास परिषद को सबसे ज्यादा महत्व दो। मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर पंचायती राज के लिए काम करे और फिर पूरी फंडिंग जिला विकास को दे दे और जिला विकास जैसे चाहे वैसे खर्च कराए। राज्य सीधा ग्राम पंचायतों को ना दे जैसे अभी करता है। अभी क्या करता है, राज्य जिला पंचायत के लिए अलग फंडिंग करता है। ठीक, ग्राम पंचायतों को अलग आते हैं, उनके काम अलग है, जिला स्तर पंचायत के अलग है, ब्लॉक पंचायत के अलग है, उनकी फंडिंग अलग आती है, उनकी अलग आती है। उसने बोला उन्होंने बोला ऐसा ना करो, सीधा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद बनाइए, स्टेट का काम खत्म, ये स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल सब कुछ देख लेगी, ये देगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को, और आपका काम खत्म। अब ये पूरा का पूरे क्षेत्र में गांव में काम कराएगा, किस गांव को कितनी फंडिंग देनी है। बोला गया यार ये तो फिर कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा। मानिए जिला स्तर पे कोई व्यक्ति आ गया और उसकी पसंद का व्यक्ति क्षेत्र पंचायत में नहीं है या गांव में नहीं है, वो तो फंडिंग ही लटका देगा उस गांव की, तो विकास हो गया, फिर से वही चीजें आ गई। ठीक, फिर से जो व्यक्ति जिला पर कंट्रोल हो गया जिला विकास परिषद पे, वो एक तरह से इनडायरेक्टली क्षेत्र विकास पर और गांव सभा ग्राम सभाओं पर भी कंट्रोल कर लेगा। तो बोला गया भाई ये भी कुछ समझ में नहीं आया, तो इनकी सिफारिशों में भी दम नहीं लगा, तो इनको भी भाई अमान्य करार दे दिया गया। ठीक, लेकिन कौन कौन सी कमिटीज आई आ जाता है तो आपको क्लियर होना जरूरी है। तत्पश्चात फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी आई विच इज नोन एज LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, इनकी अध्यक्षता में ये बड़ी जबरदस्त कमेटी थी। इसने पंचायती राज संस्थाओं का कायाकल्प कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत बार देखिए मैं जितनी लिखा रहा हूँ आप सब नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब कौन सी कमेटी आई। तो सबसे पहले बलवंत मेहता समिति, बलवंत राय मेहता 1957, 3 स्तरीय पंचायती राज जिसको हमने अडॉप्ट किया। अशोक मेहता 1977, 2 स्तरीय पंचायती राज। ठीक, फिर आए आपकी GVK राव समिति 1985, रिकमेंडेशन 86 में दी, उसको भी अकरार दिया था। फिर आई लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और इन्होंने जो है पंचायती राज के पुनरुत्थान के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जो है रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है, ये जो आप लोग 2 अक्टूबर 1959 से प्रयास कर रहे हो और आज तक सफल नहीं हो पाए हो इतनी सारी कमिटीज बनाने के बाद भी, क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे। सिर्फ कुछ कोरी कल्पनाएं और योजनाएं बनाने से ये पंचायती राज संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, सिंघवी साहब ने बोला। तो बोला गया भाई फिर क्या किया जाए। उन्होंने बोला देखिए सबसे पहले तो आपको इन लोकल बॉडीज को, शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तब बात बनेगी। ठीक, तुम लोगों ने सब कुछ कर दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ही नहीं।
और जब उसको संवैधानिक मान्यता ही नहीं दी इतने महत्वपूर्ण खंड की, तो उसकी महत्वता स्थापित ही नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने बोला भाई सबसे पहले तो संवैधानिक मान्यता दो। दूसरी बात, अशोक मेहता की बात को तो भूल के ना स्वीकारना, मतलब बोला गैर दलीय व्यवस्था कराओ, गैर दलीय चुनाव व्यवस्था, यानी नॉन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी केंद्र और राज्य स्तर की पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए कि वो घुस गए, ठीक है, तो वो टिकट बांट रहे हैं तो पता चले प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान के चुनाव में भी आ रहे हैं प्रचार करना, है ना, कि भाई वोट दिया जाए। मुख्यमंत्री उतर आए, हमारी पार्टी की सीटें ज्यादा है, तो पता चले मुख्यमंत्री सारा काम छोड़ के गांव के प्रधानी के चुनाव में प्रचार करने में लगे। हर प्रधान हमारे आईएम बीजेपी कैंडिडेट है, चलिए तो मुख्यमंत्री काम करेंगे कि 5 साल चुनाव ही होता रह जाएगा, ठीक। तो गैर दलीय होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज, बिल्कुल इसको स्वीकारा गया, इसको भी स्वीकारा गया। फिर उन्होंने बोला कि भाई नियमित रूप से चुनाव कराओ। अभी तक क्या था, एक बार चुनाव हुए, पता चले 25 साल तक चुनाव ही नहीं हुए। और सिस्टमेटिक चुनाव कराओ। अभी तक क्या था, एक व्यक्ति ब्लॉक से आता था, गांव में समस्त जनता को इकट्ठा किया और बोला भाई आप में से कितने लोग प्रधान के पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं। पता चले खुली पंचायत, है ना, एक बीडीओ साहब आ गए ब्लॉक से, अब पूछा ये बताओ कि भाई तुम्हारी ग्राम सभा में चारों गांव के लोगों को बुला लिया, कितने लोग प्रधान पद के प्रत्याशी हैं भाई, कितने लोग प्रधान में खड़े होना चाहते हैं। 4 लोगों ने हाथ उठा दिया। अच्छा ABCD ये 4 लोग खड़े होना चाहते हैं, तो भाई ये बताइए कितने लोग ए के लिए हाथ उठाना चाहते हैं, कितने लोग बी के लिए, कितने लोग सी के लिए, कितने लोग डी के लिए। डी में ज्यादा हाथ है, डी बन गया प्रधान, खत्म, जाओ। फिर पता चले 20 साल तक डी ही है, क्यों, क्योंकि चुनाव ही नहीं हो रहा है, फंडिंग भी नहीं है, नाम के हो गए भाई प्रधान जी है, प्रधान जी है, वह अंदर सेलेक्ट बढ़ गया खुल के। वैसे ही प्रधानी के चुनाव में इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब तो आप सोचिए, लेकिन तब इतनी फंडिंग नहीं थी तो इतना बैर नहीं था। तो लक्ष्मीलाल सिंघवी जी ने कहा कि भाई ये करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की भी स्थापना करो, है ना, ग्राम हर प्रकार से ये आत्मनिर्भर बने। रूरल कोर्ट्स, आर्थिक रूप से इनको आत्मनिर्भर बनाओ, यानी कि काफी सारे कार्य दो, छोटे मोटे तो टैक्स भी लगा सकेंगे, तब तो ये आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक। लक्ष्मीलाल सिंघवी की जो है, और उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर और वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए राज्य, फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध कराए, वित्तीय संसाधन जो है संसाधन उपलब्ध कराए राज्य। तो ये भी मान लिया गया, ये भी मान लिया गया, ये भी मान लिया कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दे दिया गया। कई कर और सारे पट्टे अट्टे लोग खुद करते हैं, राज्य वित्त आयोग। तो लक्ष्मी इसको कुछ हद तक स्वीकारा गया है, मैंने आपको पढ़ाया है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है, लेकिन उतना कारगर नहीं सिद्ध हुआ जितना बाकी को स्वीकारा गया। इसमें अभी काम होना बहुत बाकी है, तो बाकी रिकमेंडेशंस को इनकी स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद पीके थुंगन कमेटी आई 1989 में। पीके थुंगन, इन्होंने भी मोटा मोटा इन सारी चीजों पर बात करी कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दो, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे के काम नहीं बनेगा। पीके थुंगन कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, इन्होंने भी बोला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो भाई, इसको संवैधानिक दर्जा। बिना संवैधानिक दर्जा दिए कोई बात होगी नहीं, ठीक। तो राजीव गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने लक्ष्मीलाल सिंघवी और पीके थुंगन दोनों की रिकमेंडेशंस को बहुत ध्यान से देखा, और राजीव गांधी जी का इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी। 1989 में राजीव गांधी ने फिर लक्ष्मीलाल सिंघवी और पीके थुंगन की कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू किया, और
फिर एक विधेयक लेकर आए वो, ठीक, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया उन्होंने, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाया जाए। लोकसभा में तो ये विधेयक पारित हो गया बिल, लेकिन राज्यसभा में गया गिर, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। जब राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया तो ये बिल क्या हो गया, गिर गया। पहली बार प्रयास लेकिन राजीव गांधी जी ने किया। फिर बाद में इनके बाद मृत्यु हो गई, वीपी सिंह की सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी लेकर आए। इन्होंने 2 दिन का मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया, सीएम का, सारे भारत के मुख्यमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री बने, अल्प समय के लिए बने थे कि भाई हम इसको लाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले इनकी सरकार गिर गई, ये भी गई, तो ये लटक गया मामला। बाद में आए चंद्रशेखर भी आए, वो भी अल्प समय के लिए आए, सब छोटे छोटे। फिर बाद में आए पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पीवी नरसिम्हा राव, पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव जी के समय 73वां संविधान संशोधन 1992 प्रस्तुत किया गया, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ये लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, और तत्पश्चात 17 राज्य की विधानसभाओं ने भी इसका अनुमोदन कर दिया। ठीक भाई, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। ठीक, फिर 17 राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसको रिकमेंड कर दिया कि भाई ठीक है, हम बिल्कुल एग्री हैं पंचायती राज के लिए। और फिर 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही बिल क्या बन जाता है, एक्ट। और उसी दिन से 73वें संविधान संशोधन 1993 यानी 73वां संविधान संशोधन इंट्रोड्यूस बाद में किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1992 में, लेकिन इसको लागू किया गया 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत फिर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 1993 में। ठीक, और इसी के समय 74वें संविधान संशोधन के तहत अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी स्थानीय निकायों को दे दिया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में इसको लागू कर दिया गया। और फिर संविधान में भाग 9 को, पार्ट 9 को पुनः स्थापित किया गया। ठीक, और पार्ट 9 में पंचायती राज को, और पार्ट 9A में अर्बन लोकल बॉडीज शहरी निकायों को शामिल किया गया। ठीक, शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया। ठीक, और 16 नए अनुच्छेद जो है भाग 9 में जोड़े गए, 16 नए आर्टिकल को जोड़ा गया। ठीक, और संविधान में एक नई अनुसूची इसी के साथ जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया। 11th शेड्यूल में पंचायती राज को जोड़ा गया, और 12वें में अर्बन लोकल बॉडीज को। इसी के साथ पंचायतों को 29 प्रकार के कार्य दिए गए। ठीक, 29 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। पंचायतों को 29 प्रकार के कार्य हैं, यानी पंचायतें जो हैं वह 29 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। वो 29 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं, जैसे पंचायतें कृषि और कृषि विस्तार के कार्य कर सकती हैं, पंचायतें भूमि विकास, भूमि सुधार और चकबंदी संबंधित कार्य कर सकती हैं, लघु सिंचाई, ठीक, छोटी मोटी है सिंचाई, जल प्रबंध और जल क्षेत्र का विस्तार, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन यानी कि जो
मुर्गा मुर्गी पालन है, इसके लिए कुछ अपने कानून बना सकती है। गांव में जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं उनका पट्टा दे सकती है, ठीक। और स्कूलों के संचालन में जो है प्रधानों का योगदान होता है। इसके अलावा लघु वन उपज को पैदा कर सकती है। फॉरेस्ट में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, बांस का लकड़ी के जो सामान बनते हैं। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के कुछ कार्यक्रम में जो है इनका रोल होता है, सहभागिता होती है, ठीक। इसके अलावा खेल के मैदान जो है पंचायतें, ग्राम पंचायतें अपने ग्राम पंचायत में स्थापित कर सकती हैं। लाइब्रेरी स्थापित कर सकती हैं, व्यायामशालाएं स्थापित कर सकती हैं, पोखरा तालाब खुदवा सकती हैं, खड़ंजा बनाना, पिच बनाना, रोड बनाना, चक्रोट, ये सारी चीजें जो है, नाली का निर्माण कराना, ठीक। पक्के मकान का आवंटन इंदिरा आवास योजना के तहत, ऐसे मिला के कुल 29 प्रकार के कार्य ये कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ कुछ और चीजों को भी इसमें जोड़ा गया, बताया गया इसी के साथ साथ कि भाई पंचायतों में आरक्षण को भी लागू किया। बोला गया कि SC, शेड्यूल कास्ट, ST, OBC और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक। देखिए सबसे निचले स्तर पर ही महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है इसमें, ठीक। हाँ, ये राज्यों के ऊपर है कि वो कितना आरक्षण महिलाओं को देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, यानी पंचायत की जितनी सीटें हैं उसमें 1/3 महिलाओं के लिए, यानी कि 33%। बिहार में 50% है, ये उनके ऊपर है। बिहार में 50% है, ठीक। यानी जितनी पंचायती राज की सीटें 50% बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षित है। हिमाचल प्रदेश में 50% है, छूट दी गई है जो राज्य अपने स्तर पर चाहे, लेकिन 33% तो देना ही पड़ेगा, 1/3 रिजर्वेशन तो देना ही पड़ेगा। SC, ST और OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक। और चलता है ये आरक्षण तीनों स्तर पर रहेगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। महिलाओं को भी आरक्षण तीनों स्तरों पे होगा, यानी जिला पंचायत की जितनी सीटें उसका 1/3, ग्राम पंचायत की जितनी सीटें उसका 1/3, क्षेत्र पंचायत की जितनी सीटें उसका 1/3, सब में 1/3 आरक्षण प्रदान कराया जाएगा, ठीक। और बताया गया कि भाई कौन सा व्यक्ति योग्य होगा जो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो क्लॉज तो सिंपल है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा वो व्यक्ति प्रधानी का चुनाव या पंचायतों में सदस्य का चुनाव, BDC का चुनाव, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तीनों का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष की वो आयु पूर्ण कर चुका हो। बाकी क्लॉज आपको पता है, भारत का नागरिक हो, उस राज्य का नागरिक हो, ठीक, उस गांव की जहाँ पे उसको ग्राम सभा का चुनाव लड़ना, उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ये आवश्यक है, ठीक। ये सारे क्लॉज है, ठीक। भाई कम से कम उस वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, सारी चीजें हो। 29 प्रकार के कार्य पंचायतों को सौंपे गए, ठीक। पंचायतों का चुनाव कौन संपन्न कराएगा, उसके लिए एक प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 में। सब जो है पंचायतों की जो बात है वो आर्टिकल 243 में है, बड़े विस्तार से। अनुच्छेद 43 में 3A, B, C, D, जैसे जो मैंने आपको योग्यता संबंधी बात बताई वो 243D में है। मैं जो राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, वो आर्टिकल 243K में है, ठीक। तो जितनी भी पंचायतों की बात है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में है, भाग 9 में आर्टिकल 243A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे करते हुए क्लॉज है, ठीक। तो 243K में स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात है। राज्य निर्वाचन आयोग, भाई बोला गया कि जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, वैसे ही पंचायतों के चुनाव कराने के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज के राज्य निर्वाचन आयोग है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो इन पंचायतों के चुनाव को कंडक्ट कराएगा, ठीक। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा वो अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन सीएम से अनुमति के पश्चात। ठीक, तो याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न बना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक, इसके अलावा राज्यों को फंड देने के लिए एक राज्य वित्त आयोग होगा। ठीक, राज्य वित्त आयोग जो है वह समय समय पर जो है फंडिंग होगी। एक क्लॉज बनाया गया है कि अगर पंचायतों के चुनाव जो है कार्यकाल 5 वर्ष होगा, पंचायतों का कार्यकाल अगर 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही, यानी कि 2 या 3 महीने पहले ही इनका चुनाव दोबारा करा लिया जाएगा। अगर किसी राज्य सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर भी चुनाव नियमित समय से नहीं कराए तो वित्त आयोग द्वारा मिलने वाली उनको जो पैसा मिलता है राज्यों को रोक दिया जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण है। तो राज्य सरकारें टाल ही नहीं सकती किसके चुनाव, किसके पंचायतों के, तो उनको ये चुनाव कराने ही कराने। ठीक, 5 साल के भीतर। आप देखिए पैंडेमिक का दौर चल रहा था तब भी पंचायतों के चुनाव हुए। ठीक, और अगर स्टेट उसकी फंडिंग नहीं करेगा, अगर स्टेट 5 साल में चुनाव नहीं कराएगा तो उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। तो एक स्पेशली राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, वो अलग से फंडिंग जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट्स के लिए आती है। अब तो और ज्यादा फंडिंग्स बढ़ती जा रही है ना। मनरेगा योजनाओं का पूरा संचालन जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा ही कराया जा रहा है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी अगर प्रधान जी के ऊपर या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत तीनों के जो अध्यक्ष हैं इनके ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार का या जो सदस्य हैं जिन्होंने कोरम बनता ना, जैसे ग्राम पंचायत तो सदस्य प्लस अध्यक्ष यानी प्रधान प्लस सदस्य, क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख प्लस बीडीसी, अगर उसके आधे से ज्यादा सदस्य टूट गए, उन्होंने उसको अपना समर्थन वापस ले लिया, अमूमन ऐसा होता नहीं है। अगर हो गया तो फिर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, फिर तुरंत चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, जो व्यक्ति चुन के आ जाता है फिर वो अमूमन 5 साल तो फिर वो रहता ही है। हाँ, अगर पद के बीच में रहते हुए प्रधान की यानी ग्राम पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है तो फिर 6 माह के भीतर वह चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन अगर तीनों में से किसी की मृत्यु 5 साल पूर्ण होने से सिर्फ 6 महीने पहले हो जाती है तब फिर उपचुनाव नहीं होगा, फिर तो 6 महीने बाद चुनाव आने ही वाला है, फिर चुनाव हो जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे कार्य जो है वो पंचायतों को दिए गए। तो भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण खंड है। तो मैं आशा करता हूँ कि पंचायतों से संबंधित जितने चीजें आज हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आई होंगी और मुझे समझाने में जो है सार्थक हुआ। कल हम अपने इसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दूसरे पार्ट अर्बन लोकल बॉडीज को विस्तार से सुनेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। ठीक, थैंक यू सो मच।